जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3519 से 3521। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। तुम सचमुच कुशल हो, कृपया नीचे आओ और मुझसे मिलो। जैसे ही ये जिवेन जाने वाला था, उसके कानों में एक आवाज आई। ये जिवेन ने आवाज की दिशा में नीचे देखा और उसे 7 एब्सोल्यूट सिटी में एक पर्वत शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति दिखाई दिया, जो उसका अभिवादन कर रहा था। वह काले लिबास में एक सुंदर युवक था। वह एक इंसान की तरह दिखता था, लेकिन उसके चारों ओर की धुंधली राक्षसी आभा ने उसकी पहचान को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। शैतान युग का दानव भगवान। ये जिवेन ने थोड़ी नाराजगी जताई, क्योंकि वह इस व्यक्ति को नहीं जानता था और नहीं जानता था कि उसका उद्देश्य क्या था। हालांकि वह ये भी जानता था कि दूसरी पार्टी उसके लिए नहीं आई थी। आखिरकार उसकी सारी आभा को छुपाने के लिए उसके शरीर पर सर्वोच्च पैतृक प्रतीक था। इसके अलावा वो बहुत सावधान था, इसलिए किसी को भी उसकी विशिष्ट उत्पत्ति का पता नहीं था। संदेह मत करो, मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं है। दानव भगवान ऐसे मुस्कुराए जैसे कि वह ये जिवेन के संदेह को जानते हो। वह बहुत दयालु लग रहा था। मैं देखना चाहूंगा कि वह क्या योजना बना रहा है। चूंकि ये जिवेन को यकीन था कि ये दानव भगवान उसके लिए नहीं आ रहा था, उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति वापस ले ली, नीचे उतरा और सीधे इस दानव भगवान के पास चला गया। ये जिवेन ने आगे बढ़कर कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे क्यों रोका, ताओवाद मित्र। पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं लुओ हो हूँ। मेरा मानना है कि मैं अपनी पहचान आपसे नहीं छिपा सकता। मैं दानव दाओ युग का दानव संप्रभु हूँ। क्या मैं आपका शीर्षक जान सकता हूँ? दानव दाओ युग के दानव संप्रभु लुओ हो ने विनम्रता से कहा। मैं धर्मी स्वर्गीय प्रभु हूँ। ये जिवेन ने लापरवाही से अपने लिए एक पहचान बनाई, लेकिन वह लुओ हो से सावधान था। जब वे अभी बात कर रहे थे, तो वे दोनों एक दूसरे की जांच कर चुके थे। लुओ हो को पहले से ही ये जिवेन के दायरे की समझ थी। यह मोटे तौर पर 5वें क्षेत्र का खेती क्षेत्र था। हालांकि ये जिवेन 5वें क्षेत्र में हास्यास्पद रूप से मजबूत था। वह 5वें क्षेत्र के शिखर पर कई विशेषज्ञों से कहीं अधिक मजबूत था। ये जिवेन ने अपनी खेती नहीं छिपाई, क्योंकि उसका असली तुरुप का पत्ता उसका क्षेत्र नहीं, बल्कि उसकी असली युद्ध शक्ति थी। वह छठे क्षेत्र की शक्तियों के विरुद्ध भी लड़ सकता था। यह उनका असली तुरुप का इक्का था। लुओ हो ने ये जिवेन को जो धारणा दी वह अथाह थी। ये जिवेन की खेती के साथ वह इसे एक नजर में देख सकता था कि क्या ये छठा क्षेत्र था। हालांकि मध्य स्वर्गीय आदरणीय के रूप में इसका विरोध करना उतना कठिन नहीं था। ये कुछ वैसा ही था जैसा उसे महसूस हुआ था जब वह श्री हुआंग से पहली बार मिला था। ये जिवेन ने अनुमान लगाया कि लुओ हो 7वें क्षेत्र या 8वें क्षेत्र में भी हो सकता है। वह सावधान कैसे नहीं रह सकता था। हालांकि राक्षसी पथ युग में कई विशेषज्ञ थे, 7वें दायरे से ऊपर के उच्च स्तरीय साम्राज्य अभी भी बहुत दुर्लभ थे। 9वें क्षेत्र के सुपर अस्तित्व का उल्लेख न करते हुए, यहाँ तक कि 7वें क्षेत्र और 8वें क्षेत्र में भी उच्च पद और अधिकार थे। अब जब इतना उच्च स्तरीय शैतान प्रकट हो गया, तो ये जिवेन स्वाभाविक रूप से सतर्क हो गए। हालांकि उनके हाथ में सर्वोच्च पैतृक चिन्ह था, इसलिए उसे ये देखने का विश्वास था कि यह उच्च स्तरीय शैतान क्या करना चाहता है। मार्शल पथ युग और राक्षसी पथ युग नश्वर शत्रु थे। मार्शल पथ युग जीवित रहना और विकसित होना चाहता था। राक्षसी पथ युग भी जीवित रहना और विकसित होना चाहता था। इसलिए उन्हें मार्शल पथ युग पर आक्रमण करना पड़ा और अपने उपयोग के लिए उस पर कब्जा करना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं था। कोई भी मरना नहीं चाहता था। दोनों आने वाले सर्वनाश से बचना चाहते थे। धर्मी स्वर्गीय आदरणीय। लुओ हो की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखी। इस नाम से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ सोच रखा हो। तो ये धर्मी स्वर्गीय आदरणीय है। लुओ हो ने अपने हाथ जोड़कर कहा, फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ।
मैंने साथी दाऊवादी को बिना किसी अन्य कारण के लिए बुलाया, सिवाय इस उम्मीद के कि साथी दाऊवादी मेरी मदद कर सकता है। कृपया बोलो, मैं पहले सुनूंगा, ये जिवेन ने बिना प्रतिबद्धता के कहा। चूंकि आपने पूछा, मैं इससे सीधे कहूंगा। लुओ हो मंद मंद मुस्कुराए और बोले, युग को नष्ट कर दो। ये शब्द सुनते ही ये जिवेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि वह तुरंत शांत हो गया और पूछा, युग को नष्ट करो? आप किस युग को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं? कितना बड़ा कदम है। हालांकि मुझे डर है कि हम अपनी ताकत से एक युग को नष्ट नहीं कर सकते, ये जिवेन ने कहा। चाहे वह कितना भी आश्वस्त क्यों न हो, वह जानता था कि एक युग को नष्ट करने का क्या मतलब होता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे इसे पा सकते थे या नहीं, भले ही वे पा सके, युग के स्वर्गीय कानून की शक्ति उन्हें मिनटों में मार सकती थी। पिछली बार मिडिल हेवनली वेनेरेट और ये जिवेन सक्षम थे 7वें स्वर्ण युग को नष्ट कर दो, क्योंकि 7वें स्वर्ण युग को उम्मीद नहीं थी कि उनकी मांग मिल जाएगी। कई विशेषज्ञों ने मून सिटी में लड़ने के लिए राक्षसी पथ युग का अनुसरण किया। इसके अलावा स्वर्गीय कानून को स्वर्ग सीलिंग तावीज द्वारा सील कर दिया गया था, इसलिए स्वर्गीय कानून की शक्ति को लागू करने का कोई तरीका नहीं था। अंत में मध्य स्वर्गीय पूज्य और अन्य लोग सफल हुए, क्योंकि उनके पास अपने स्वयं के विशेष कारण थे जिन्हें दोहराया नहीं जा सका। आमतौर पर यदि कोई एक युग को नष्ट करना चाहता है तो उसे सफल होने के लिए एक युग की शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। हालांकि यह लुओ हो मजबूत दिखता था, वह अधिक से अधिक मिस्टर हुआंग जितना ही मजबूत था। वह मध्य स्वर्गीय पूज्य से कहीं अधिक कमजोर था। वह स्वर्ग के विरुद्ध कैसे जा सकता है और एक युग को नष्ट कर सकता है? घबराओ मत ताओवाद मित्र। ताओवाद मित्र ने जो सोचा है उस पर हम कैसे विचार नहीं कर सकते। इस बार जो युग नष्ट होने वाला है वह कोई और नहीं बल्कि गिरे हुए युग का स्वर्गीय दाव है। ये युग पहले ही पिछले महान में नष्ट हो चुका था सर्वनाश, और अब इस पर कोई जीवित प्राणी नहीं है। केवल स्वर्गीय दाव का थोड़ा सा हिस्सा ही रहता है और इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, लुओ हो ने कहा। लुओ हो की व्याख्या सुनने के बाद ये जिवेन को ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ एहसास हुआ हो। तो यह ऐसा ही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ हो इतना साहसी है। यदि यह एक मूर्खतापूर्ण और साहसिक योजना होती तो ये जिवेन तुरंत शत्रुतापूर्ण हो जाती और चली जाती। ताओवाद मित्र को किसी और को ढूंढना चाहिए था। हम दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, भले ही हमें एक पतित युग के स्वर्गीय कानून को नष्ट करना पड़े, ये जिवेन ने कहा। उसने अचानक अपने दिल में हिसाब लगाया। लुओ हो के शब्दों से उसे समझ आ गया कि वे क्या करने जा रहे हैं। ये स्पष्ट था कि वे वही करना चाहते थे जो उन्होंने और मध्य स्वर्गीय पूज्य ने अतीत में किया था। ये सिर्फ इतना था कि मध्य स्वर्गीय पूज्य ने एक संपूर्ण युग के स्वर्गीय कानून को नष्ट कर दिया। हालांकि 7वां स्वर्ण युग कमजोर था, फिर भी इसमें गिरावट नहीं आई। कठिनाई स्वाभाविक रूप से अतुलनीय थी। बेशक स्वर्ग में बलिदान के बाद जो लाभ प्राप्त हो सकते थे उनकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अगर ये सभी एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो तो ये बहुत प्रभावशाली होगा। यदि उसने ये श्रेय प्राप्त कर लिया तो छठे क्षेत्र में प्रवेश करना लगभग समय की बात होगी। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बेशक एक गिरे हुए युग का स्वर्गीय कानून भी कोई समस्या नहीं थी जिससे वह और लुओ हो हल कर सकते थे। स्वर्गीय कानून की शक्ति आखिरकार स्वर्गीय कानून ही थी। स्वर्गीय कानून के दायरे में किसी के लिए भी स्वर्गीय कानून की शक्ति से मेल खाना मुश्किल था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि लुओ हो ने इसे कैसे पाया। जाहिर है कि बहुत अधिक अवशिष्ट ऊर्जा नहीं बची होगी। यह एक कोशिश के काबिल था। हालांकि इसे कैसे करना है, इसकी योजना धीरे धीरे बनाने की जरूरत है। यदि लुओ हो को इस बलिदान की शक्ति प्राप्त हुई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। राक्षसी युग में एक और महागुरु होगा। इसके अलावा लुओ हो अकेले राक्षसी युग की शक्ति जुटा सकता था, लेकिन उसने ये जिवेन और संभवतः अन्य स्वर्गीय संतों की तलाश की। ये जिवेन को डर था कि उसके इरादे अच्छे नहीं थे। ये जिवेन को सावधान रहना था कि कहीं वह उसके बुरे जाल में न फंस जाए।
बेशक, हमारी ताकत को देखते हुए यह अभी भी कुछ ज्यादा है। मुझे 3 अन्य साथी दाववादी भी मिले हैं। हम में से कुल 5 हैं। ये गिरे हुए स्वर्गीय दाव का बलिदान करने और उस गिरे हुए युग को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लियो हो ने आत्मविश्वास से कहा, मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं मुफ्त में मदद नहीं करूँगा। ये जिवेन ने कहा। हालांकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह लियो हो को सफल नहीं होने देगा, फिर भी वह उससे जितना संभव हो उतना लाभ उठाना चाहता था। बेशक, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें बिना कुछ लिए आने दूंगा। ये किंग लेवल ड्रैगन वेन आपकी मदद का इनाम है। कैसा रहेगा? लियो हो ने अपनी हथेली पलटी और अचानक एक छोटा काला अजगर उसकी हथेली पर स्वतंत्र रूप से तैरने लगा। यह एक किंग लेवल ड्रैगन वेन था, लेकिन इस ड्रैगन वेन में निहित ऊर्जा अलग थी। यह एक ड्रैगन वेन था जो विभिन्न कानूनों के तहत पैदा हुआ था। यह एक ड्रैगन नस होनी चाहिए जो राक्षसी युग में मौजूद थी। सामान्य सम्राट लॉर्ड्स के लिए ये वास्तव में असंभव था, क्योंकि वे दानव पथ युग की ड्रैगन नस का उपयोग नहीं कर सकते थे। हालांकि साम्राज्यवादियों के लिए वे ऐसे अस्तित्व थे जो कानूनों को बदल सकते थे। वे इस दानव पथ युग के किंग लेवल ड्रैगन वेन के नियमों को बदल सकते हैं और इसे आध्यात्मिक क्यूई उगलवा सकते हैं। और ये ड्रैगन नसें स्वर्ग और पृथ्वी के सार से पैदा हुई थी। ये निर्धारित करना असंभव था कि किस युग में सबसे पहले ड्रैगन उत्पन्न हुआ था से, लेकिन उसके बाद और भी अधिक उन्नत युगों ने ड्रैगन नसें पैदा की। धीरे धीरे ड्रैगन वेन्स धन का एक रूप बन गया जिसका उपयोग साम्राज्यवासी एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए कर सकते थे। ये जिवेन की आंखें चमक उठी। कहने की जरूरत नहीं है, किंग लेवल ड्रैगन नस की बहुमूल्यता कहने की जरूरत नहीं थी। कई दिव्य गुरुओं के पास एक भी राजा स्तर की ड्रैगन नस नहीं थी। यहाँ तक कि ये जिवेन के पास केवल एक अधूरी किंग लेवल ड्रैगन नस थी और उसने इसे पूरी तरह से खा लिया था। ये दूसरी किंग लेवल ड्रैगन वेन थी जिसे उन्होंने देखा था। ये किंग लेवल ड्रैगन वेन सभी खजानों में से एक खजाना थे। उनका उपयोग खेती के लिए किया जा सकता है, भाग्य को दबाया जा सकता है, और हर जगह लड़ने के लिए शक्तिशाली आत्माओं में भी विकसित हो सकते हैं। यहाँ तक कि कई प्रथम क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र के स्वर्गीय पूज्य भी थे जो केवल लेवल 1 ड्रैगन वेन्स को धन के रूप में उपयोग कर सकते थे। किंग लेवल ड्रैगन वेन्स को ढूंढना बहुत कठिन था। चाहे वह मार्शल युग हो या राक्षसी युग, कोई अंतर नहीं था। ये जिवेन ने स्याही के रंग की ड्रैगन नस ली और उसे अपनी हथेली पर घुमाया। वह इसमें निहित बढ़ती ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जो लगभग एक दुनिया को पलट सकती थी। वो ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, आप सचमुच बहुत उदार हैं। अचानक ये जिवेन को एहसास हुआ कि वास्तव में इस स्याही के रंग की ड्रैगन नस की गहराई में एक खून के रंग का धागा था और यह हल्का सा दिखाई दे रहा था। यदि यह ये जिवेन की तीव्र इंद्रियों के लिए नहीं होता, तो वह वास्तव में इसे छू गया होता। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इस आदमी का वास्तव में कोई अच्छा इरादा नहीं है। ये जिवेन तुरंत लियो हो की छोटी सी चाल को समझ गई। उसने ध्यान से देखा और पाया कि स्याही काले ड्रैगन नस की गहराई में खून लाल धागा वास्तव में एक ताबीज था। यह एक धागे में बदल गया था और पूरी तरह से ड्रैगन नस की गहराई में एकीकृत हो गया था। यदि ये जिवेन स्याही काले ड्रैगन नस को अवशोषित करते समय सावधान नहीं थे, तो ये तावीज पूरी तरह से उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और एक बड़ा छिपा हुआ खतरा छोड़ जाएगा। बात सिर्फ इतनी थी कि ये जिवेन को अभी भी नहीं पता था कि इस तावीज का उपयोग किस लिए किया जाता था, लेकिन सामान्य तौर पर यह अच्छी बात नहीं थी। बहुत गहराई में दबे होने के कारण इसे खोजा ही नहीं जा सका। यहाँ तक कि इस स्याही काले राजा स्तरीय ड्रैगन नस को भी एक में एकीकृत किया गया था। यदि सर्वोच्च पैतृक प्रतीक का हल्का सा कंपन न होता जिसने उसे सचेत कर दिया होता, तो वह धोखा खा गया होता। ये जिवेन को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई, लेकिन सतह पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ, चूंकि उसने पहले ही इस आकर्षण के अस्तित्व का पता लगा लिया।
था, इसलिए बाकी मामले को संभालना बहुत आसान था। उस आकर्षण का दोबारा उसके शरीर में प्रवेश करना असंभव था। उसे बस इसे छीलना था। इस स्याही के रंग वाले किंग लेवल ड्रैगन वेन को हाथ में लेकर वह शेष ही वुड एजियो ड्रैगन के अवशोषण को तेज कर सकता है। ये केवल कुछ ही समय की बात है जब उनका साधना स्तर लेवल 5 के शिखर तक पहुंच गया। जब वह 5वें दायरे के शिखर पर पहुंच गया, तो उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति 6ठे दायरे को पार करने के लिए पर्याप्त होगी। वह अजेय और निडर होगा। आप बहुत दयालु हैं, साथ ही दाववादी। मैं इस आने वाले युग को नष्ट करके बहुत सारे लाभ प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा। ये सिर्फ एक जीत की स्थिति है। लुओ हो हंसी से दहाड़ उठा। उसकी हंसी अत्यंत हृदयस्पर्शी थी और उसमें द्वेष का लेशमात्र भी आभास नहीं होता था। यदि ये तथ्य न होता कि उसने स्याही काले किंग स्तरीय ड्रैगन नस में ताबीज देखा होता, तो ये जिवेन वास्तव में उसके द्वारा धोखा खा गया होता। क्या जीत की स्थिति! एक युग के स्वर्गीय मार्ग को नष्ट करना और उसे राक्षसी युग के स्वर्गीय मार्ग के लिए बलिदान करना। उसे भी बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इसकी तुलना में किंग स्तरीय ड्रैगन नस कुछ भी नहीं थी। हालांकि वह इस छोटे से लाभ को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये जिवेन सतर्क था, लेकिन उसने फिर भी दिखावा किया कि उसने इसे सतह पर नहीं देखा। उन्होंने किंग स्तरीय ड्रैगन नस रखी। जब लुओ हो ने ये जिवेन को इसे स्वीकार करते देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराया। उसने सोचा कि उसकी बैकअप योजना ने ये जिवेन को चौंका नहीं दिया है। यहाँ तक कि वह ये जिवेन से अलग होने के लिए भी तैयार था। एक शक्तिशाली दिव्य गुरु को धोखा देना इतना आसान कैसे हो सकता है? हालांकि उसके लिए ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा था अगर उसने ये जिवेन को धोखा दिया। यदि नहीं, तो वह केवल पहले कार्य कर सकता था। दोस्त लुओ हो, क्या हम अब जा रहे हैं या हमें कुछ देर इंतजार करना होगा? ये जिवेन ने पूछा। मुझे एक क्षण इंतजार करना होगा, साथी दाववादी। एक और साथी दाववादी है जिसे मुझे आमंत्रित करना है। लुओ हो ने कहा, कृपया मेरे साथ आओ, फेलो दाववादी। वहां पहले से ही 2 साथी दाववादी इंतजार कर रहे हैं। लुओ हो ने ये जिवेन को इस पर्वत शिखर के नीचे तक पहुंचाया। एक अवरोध था। बैरियर के अंदर 2 शख्सियतें काफी देर से इंतजार कर रही थी। उनमें से एक लंबा था। ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान में उड़ रहा हो। उसका पूरा शरीर गहरा काला था। ऐसा लग रहा था मानो पानी की अनगिनत धाराएं उसके शरीर के चारों ओर घूम रही हो। वास्तव में ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी समय विशाल महासागर में समा जाएंगे। वह ये जिवेन को पहाड़ के नीचे तक ले गया। एक सीमा थी। सीमा के अंदर 2 आकृतियां पहले से ही इंतजार कर रही थी। उनमें से एक लंबा था, मानो वह आकाश में उड़ रहा हो। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था। उनका शरीर जल की असंख्य धाराओं से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। दूसरी एक महिला थी जो लगभग 30 के आसपास की लग रही थी। उसने एक भव्य वस्त्र पहना था। उसकी त्वचा गोरी थी और उसका चेहरा सुंदर था। हालांकि उसकी आंखों में ब्रह्मांड की एक तस्वीर टिमटिमाती हुई लग रही थी। दूसरी एक महिला थी जो देखने में लगभग 30 साल की लग रही थी। उसने एक खूबसूरत लबादा पहना हुआ था। उसकी त्वचा गोरी थी और चेहरा सुंदर था। हालांकि उसकी आंखों में ब्रह्मांड और आकाशगंगा की तस्वीर चमकती हुई लग रही थी। ये देखकर कि लुओ हो एक अन्य व्यक्ति को अंदर ले गया था, दोनों ने उधर देखा। ऐसा लग रहा था कि वे ये जिवेन को पहचान रहे हैं। दोनों के चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य झलक रहा था। उस दृश्य ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। ताकत के मामले में बैंगनी बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी उनसे कमतर नहीं था। हालांकि ये जिवेन के सामने उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। दोनों ने अनुमान लगाया कि 5वें क्षेत्र में ये जिवेन का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं होगा। इस स्थिति में दोनों के दिलों में अनिवार्य रूप से कुछ विचार थे। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इसे नहीं दिखाया। आखिरकार उन्होंने अभी अभी ये जिवेन का अद्भुत प्रदर्शन देखा था। यदि वे उनके स्थान पर होते तो उनका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं होता। वे कुछ चालों में पराजित भी हो जाएंगे। 5वें क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ
जब उसने दोनों को देखा तो ये जीवेन ने पहले ही उनकी ताकत का अनुमान लगा लिया था। उनमें से कोई भी उस बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कमतर नहीं था जिसे उसने पहले हराया था। लुओ हो को बहुत सारे विशेषज्ञ मिल गए थे, हालांकि दायरे के संदर्भ में उनमें से कोई भी लुओ हो से तुलना नहीं कर सकता था। यदि ये जीवेन ने पहले इतना नहीं सोचा था और केवल ये सोचा था कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सातवें दायरे से ऊपर के विशेषज्ञों को ढूंढना मुश्किल था, तो अब उसके पास एक और विचार था। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि लुओ हो को जिन विशेषज्ञों की तलाश थी वे उससे अधिक मजबूत नहीं हो सकते थे, अन्यथा इसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। हालांकि वह नहीं जानता था कि लुओ हो क्या योजना बना रहा था, वह मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था। किसी भी मामले में उससे ऐसे विशेषज्ञ नहीं मिल सके जो बहुत मजबूत हो, अन्यथा यह उसकी योजना में बाधा होगी। मैं सबका परिचय करा दूं, ये धर्मी स्वर्गीय प्रभु हैं। लुओ हो ने परिचय दिया, साथ ही दाओवादी धर्मी स्वर्गीय भगवान ये सुप्रीमेसी हैवी वाटर और अमर परी लिंग युन है। वे दोनों शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ हैं। मैंने उन्हें आमंत्रित करने के लिए भारी कीमत चुकाई है। आप दोनों को नमस्कार। ये जीवेन थोड़ा झुका। उन दोनों ने अभिवादन का उत्तर दिया। धर्मी स्वर्गीय प्रभु को नमस्कार। एक शीर्ष विशेषज्ञ का सामना करना जो उनके समान स्तर का था या उनसे भी अधिक शक्तिशाली था, उन्होंने हिम्मत नहीं की और अहंकारी होने का कोई कारण नहीं था। आप तीनों यहाँ थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। बातचीत करना अच्छा है, मैं आखिरी वाले को ढूंढूंगा, लुओ हो ने कहा। उन तीनों ने सिर हिलाया। लुओ हो मुड़ा और चला गया। फिर उन तीनों ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ये जीवेन ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और क्रॉस लेग करके बैठ गए। एक बादल बिस्तर उसके नीचे दिखाई दिया और धीरे से उसे सहारा दिया। ये जीवेन ने अपनी दिव्य इंद्रियों से स्याही के रंग वाली किंग लेवल ड्रैगन नस की जांच की। अधूरे किंग लेवल ड्रैगन वेन की तुलना में जो ये जीवेन ने उस समय प्राप्त किया था, ये किंग लेवल ड्रैगन वेन थोड़ा मजबूत नहीं था। इसका जिक्र एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। अधूरा किंग लेवल ड्रैगन वेन जिसे ये शिवेन ने तब प्राप्त किया था, जाहिर तौर पर ऐसा बनने से पहले एक महान युद्ध से गुजरा था। वास्तविक किंग लेवल ड्रैगन वेन की तुलना में इसकी तुलना 1/3 से भी नहीं की जा सकती, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। इस स्याही के रंग की किंग लेवल ड्रैगन नस में मौजूद बढ़ती ऊर्जा ये शिवेन द्वारा प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक थी। यदि उसमें वह ताबीज न होता तो और भी अच्छा होता। ये जीवेन ने अपनी दिव्य इंद्रियों से इसकी जांच की। तावीज था बहुत गहराई से छिपा हुआ, इसे पकड़ना और भी मुश्किल था। यदि यह सर्वोच्च पैतृक प्रतीक की सहायता के लिए नहीं होता तो उन्होंने इसकी खोज ही नहीं की होती। और अब एक लंबा समय बिताने के बाद आखिरकार उसने इस स्याही के रंग वाले ड्रैगन वेन के चारों ओर घूमते हुए इस तावीज को खोज लिया। मुहर। ये जीवेन की इनर वर्ल्ड में एक अतिरिक्त सील शब्द दिखाई दिया। एक पल में इस स्याही के रंग की ड्रैगन नस में ताबीज पूरी तरह से सील कर दिया गया था। इस ताबीज को सील करना मुश्किल नहीं था, कठिन हिस्सा इसकी खोज करना था। यदि यह उसके शरीर में समा गया तो इसका पता लगाने में बहुत देर हो जाएगी। हालांकि ये जीवेन ने इसे सीधे बुझाने का विकल्प नहीं चुना। उसे नहीं पता था कि इस ताबीज का राहु से क्या संबंध है। ये बहुत अच्छा होगा यदि इससे वह चिंतित हो जाए। हालांकि ताबीज को सील करने के बाद ये स्याही ड्रैगन नस के भीतर ऊर्जा को अवशोषित करने की उसकी क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि यह राक्षसी युग की राक्षसी ऊर्जा थी और आम लोग इसका सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। ये फुटियन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी साधना के स्तर पर सारी ऊर्जा अपनी मूल स्थिति में लौट सकती है और ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप बन सकती है। अन्यथा वह अराजकता को कैसे पार कर सकता था? अराजकता के आभामंडल ने उसे बहुत पहले ही निगल लिया होगा। स्याही के रंग की ड्रैगन नस असली ड्रैगन की तरह लगातार ये जीवेन की आंतरिक दुनिया में तैर रही थी। इसके शरीर से राक्षसी आभा के वृत्त निकल रहे थे।
उनके शरीर छोड़ने के बाद इसका आधा हिस्सा शुद्धतम आध्यात्मिक आभा में बदल गया और विश्व वृक्ष में प्रवाहित हो गया। विश्व वृक्ष पर लटका हुआ विश्व वृक्ष फल पकने के करीब और करीब आ रहा था। इस अवधि के दौरान येज़िवेन ने इसे लगातार कई स्वर्गीय गुरुओं और यहाँ तक कि चंद्रमा शहर के सिटी लॉर्ड के रक्तसार से सींचा था। स्याही काली किंग लेवल ड्रैगन नस के जुड़ने से इसकी विकास गति केवल तेज और तेज होगी। राक्षसी आभा का दूसरा आधा हिस्सा सीधे उसके अंगों और हड्डियों में समा गया। इसका भी अधिकांश भाग रहस्यमयी अंतरिक्ष द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। इससे येज़िवेन को ईवुड एजियो ड्रैगन को तेजी से अवशोषित करने की अनुमति मिली। उनकी खेती में भी धीरे धीरे सुधार हुआ। अब ऐसा नहीं था जब उसने 5वें क्षेत्र में प्रवेश किया था। थोड़े ही समय में उन्होंने 5वें क्षेत्र की खेती को पूरी तरह से समेकित कर लिया और यहाँ तक कि और भी गहरा हो गया। ये गति बिल्कुल अविश्वसनीय थी। हर सेकंड शक्ति में वृद्धि येज़िवेन की पूरे वर्ष की सामान्य खेती की प्रगति के बराबर भी थी। इस गति से उसके सचमुच 5वें क्षेत्र के शिखर में प्रवेश करने में कुछ ही समय बाकी था। ये वह गति थी जो ईवुड एजियो ड्रैगन को पूरी तरह से अवशोषित करके दिखाई गई थी। हालांकि येज़िवेन की शक्ति में कितना भी सुधार हुआ हो, ये सब उसके शरीर में बंद था। बिल्कुल भी कोई रिसाव नहीं हुआ। अचानक इस क्षण एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा अचानक इस अवरोध में उतर आई। येज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक युवक को तारों से भरे और चंद्रमा के आकार के वस्त्र में रोशनी से भरे आकाश पर उतरते देखा। वह झुकते हुए अजगर और कुंडली मारे बाघ की तरह था, जिसकी गति पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। ये युवक करीब 20 साल का लग रहा था। वह ठंडा लग रहा था। तीनों लोगों को इधर उधर देखने के बाद वह उदासीन हो गया। उसके चेहरे पर भावना का कोई निशान नहीं था। अत्यंत अहंकारी येज़िवेन ने तुरंत निर्णय लिया। उनके तुरंत बाद राहु की आकृति भी सबके सामने आ गई। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन। साथ ही दाववादियों, मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये थंडर एपोच का पर्पल थंडर होली वेनेरेट है। लुओ हो आगे बढ़े और सभी को अपना परिचय दिया। और ये तीन हैं महान धार्मिकता पवित्र वरिष्ठ, लिंग यून अमर परी और हैवी वाटर सुप्रीम। वे तीनों उनका अभिवादन करने वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि पर्पल थंडर होली सीनियर का उन्हें अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए वे बस स्थिर खड़े रहे। स्थिति थोड़ी गतिरोध वाली थी। इस पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट को स्पष्ट रूप से इन तीन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अपनी गहन साधना से वह एक नजर में बता सकता था कि ये तीन लोग केवल 5वें क्षेत्र में थे। हालांकि येज़िवेन की खेती 6ठे दायरे के बराबर थी, लेकिन वास्तव में वह केवल 5वें दायरे में था। यदि कोई ध्यान से न देखे तो वह ये नहीं बता पाएगा कि उसके पास वास्तव में 6ठे क्षेत्र की युद्ध शक्ति थी। दोनों भारी वाटर सुप्रीम और लिंग यून इमोर्टल फेरी थोड़े नाखुश थे। हालांकि वे जानते थे कि पर्पल थंडर होली सीनियर काफी असाधारण था और बाकी सभी से एक स्तर ऊंचा था। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि अंतर इतना बड़ा था कि एक सम्राट ने वास्तव में उनका इस तरह अनादर करने का साहस किया। ये वे ही थे जो हमेशा दूसरों के साथ बहुत अहंकारपूर्ण व्यवहार करते थे। कब से दूसरे लोग उनके साथ इतना लापरवाही से व्यवहार कर सकते हैं? केवल येज़िवेन शांत और संयमित रहे। ऐसा नहीं था कि वह पर्पल थंडर सेंट सीनियर की अशिष्टता के प्रति उदासीन था, बल्कि अगर दूसरे उसका सम्मान नहीं करते तो वह हमेशा दूसरों का 10 गुना सम्मान करता। यदि अन्य लोग अनुपालन नहीं करते तो वह उन्हें कोई चेहरा नहीं देता था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह जानता था कि यह लुओ हो द्वारा बिछाया गया जाल था। इसकी तुलना में बाकी सब कुछ भी नहीं था। पर्पल थंडर होली सीनियर की अशिष्टता ने समग्र स्थिति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। ऐसा लगता था कि लुओ हो ने उनके बीच के अजीब माहौल को नोटिस किया था, लेकिन उसने इसे नहीं देखा। उसने बस अपनी आंखें घुमाई जैसे कि उसने इसे बिल्कुल भी नहीं देखा हो और कहा, चूंकि हर कोई यहाँ है, मैं इसे छोटा कर दूंगा।
इस बार हम एक युग को नष्ट करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि हर कोई मुझे उधार दे सकता है इस युग के स्वर्गीय कानून के जवाबी हमले को हाथ से रोके। बदले में इसके पूरा होने के बाद मैं भी आपको धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ठीक है, आप बहुत विनम्र हैं। किसी आपदा को खत्म करने के लिए किसी का पैसा लेना स्वाभाविक है। ये जिवेन ने आगे बढ़कर इस अजीब स्थिति को तोड़ने का बीड़ा उठाया। वह देखना चाहता था कि लुओ हो क्या कर रहा है। ठीक है, फिर मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आगे की कार्रवाई के लिए मुझे हर किसी पर निर्भर रहना होगा। लुओ हो ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। दाओवादी राहु, कृपया मुझे बिना बारी के बोलने के लिए क्षमा करें। ये देखते हुए कि दाओवादी पर्पल थंडर होली वेनेरेट कैसे कार्य कर रहे हैं, क्या हम अभी भी साथ काम कर सकते हैं? हैवी वाटर सुप्रीमेसी ने आगे बढ़कर कहा। अमर परी लिंगयुन, जो उसके बगल में थी, ने भी सहमति की झलक दिखाई। स्पष्ट रूप से होली वेनेरेट पर्पल थंडर के अहंकार ने इन दोनों समान रूप से अभिमानी स्वर्गीय वेनेरेट्स को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। सहयोग करें। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। मैं अकेला ही काफी हूँ। आप तीनों को जोड़ने का क्या फायदा? पर्पल थंडर सेंट वेनेरेबल ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उनकी आवाज गहरी और सुनने में सुखद थी। हालांकि उन दोनों के कानों में ये गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था, एक प्रकार का अपमान। उन दोनों के चेहरे तुरंत डूब गए। पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट का स्पष्ट अर्थ था कि वे दोनों एक बोझ थे। वे दोनों, जो हमेशा गर्व करते थे, क्रोधित कैसे नहीं होते? ये बहुत ज्यादा है। हैवी वाटर सुप्रीमेसी गुस्से से दहाड़ने लगी। उसके शरीर पर पानी से संबंधित असीमित नामात्र के नियम अंततः उतार चढ़ाव करने लगे, एक उग्र लहर में बदल गए जो पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट की ओर बढ़ गई। उसी समय पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट के शरीर से गड़गड़ाहट उठी और फैल गई। दो स्वर्गीय पूज्यों के बीच लड़ाई छिड़ने की कगार पर थी। हालांकि हैवी वाटर सुप्रीमेसी की खेती पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वह एक आसान प्रतिद्वंद्वी भी नहीं था। एक चाल से धरती को चकनाचूर करने वाले भारी पानी ने अंतरिक्ष को कुचल दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हैवी वाटर दुनिया का सबसे भारी पानी था। हर बूंद माउंट ताइड जितनी भारी थी। इस असीम भारी जल से ऐसा महसूस हुआ मानो पूरी दुनिया कुचली जा रही हो। ये नामात्र का कानून था जिसे हैवी वाटर सुप्रीमेसी ने विकसित किया था। उन्होंने केवल पानी से जुड़े नामात्र कानूनों की एक शाखा को विकसित करने के लिए चुना था, फिर भी उन्होंने इस विशेषता को अकल्पनीय स्तर तक विकसित किया था। स्वर्गीय पूजनीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद शिखर पर पहुंचने वाला कोई भी दाव बेहद भयानक होगा। पर्पल थंडर सेंट वेनेरेट किसी भी तरह से हीन नहीं था। वस्तुतः वह और भी अधिक भयानक था। उसके शरीर से निकलने वाली भयानक बैंगनी गड़गड़ाहट सबसे भयानक प्रकार की गड़गड़ाहट थी। इसका एक आकस्मिक प्रहार एक विश्व में प्रवेश कर सकता है। हालांकि जैसे ही दो स्वर्गीय भिक्षुओं के बीच टक्कर होने वाली थी, लुओ हो अचानक दोनों पक्षों के बीच में आ गया। उसने अपने हाथ फैलाए और दोनों तरफ से हुए हमलों को वास्तव में उसने झेल लिया। फिर उसने एक हथियाने वाली हरकत की और सब कुछ शून्य में बदल दिया। एक पल में ऐसा लगा मानो आसमान साफ हो गया हो और पहले का तनावपूर्ण माहौल इस झटके के साथ हवा में गायब हो गया हो। चाहे वह हैवी वाटर हो या पर्पल थंडर, वे सभी बिना किसी के गायब हो गए थे। पता लगाना। उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से लुओ हो को देखने लगे। हालांकि वे जानते थे कि लुओ हो बहुत शक्तिशाली था और उसे अथाह माना जा सकता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। उसने बिना धुए या आग के निशान के दोनों पक्षों के हमलों को लापरवाही से नष्ट कर दिया था। समान स्तर के पावरहाउस के रूप में वे अच्छी तरह से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये था कि लुओ हो की ताकत उनसे कहीं अधिक थी। ये बेहद डरावना था। दोनों के भाव अचानक शांत हो गए। केवल ये जिवेन ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया था कि लुओ हो के पास सातवें क्षेत्र की ताकत थी। उनका ऐसा प्रदर्शन होना सामान्य बात थी। हालांकि वह अभी भी बेहद सतर्क था।
हालांकि वह लंबे समय से तैयार था। लुओ हो की ताकत एक निर्विवाद तथ्य थी। अच्छा होता यदि वह शत्रु न होकर मित्र होता। हालांकि वह शुरू से ही जानता था कि लुओ हो उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। वह सतर्क कैसे नहीं रह सकता था। साथ ही दाववादी, क्या आप कुछ ज्यादा ही उत्साहित नहीं है? लुओ हो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगला एक युग का विनाश शुरू होने वाला है। मुझे भी आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप लोग ऐसे हैं तो मुझे आराम नहीं मिलेगा। क्या हर कोई मुझे कुछ चेहरा दे सकता है? लुओ हो के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन हर कोई उसके मुस्कुराते चेहरे पर एक हल्का जानलेवा इरादा देख सकता था। जाहिर है, अगर उन्होंने उसका रास्ता रोका और उसके व्यवसाय में बाधा डाली, तो संभवतः वह मौके पर ही पलटवार कर देगा। उसकी शक्ति का अनुभव सभी को हो चुका था। स्वाभाविक रूप से वे अभिमानी बने नहीं रहेंगे और एक के बाद एक सिर हिलाते रहेंगे। हर कोई कृपया मेरे साथ आओ। लुओ हो ने बोलना समाप्त करने के बाद मोर्चा संभाला। उसकी आकृति प्रकाश की एक गेंद में बदल गई और सीधे अराजकता में उड़ गई। उनमें से बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा और बस उसका अनुसरण करते रहे। विशेष रूप से पर्पल थंडर होली सेज ने मोर्चा संभाला और सीधे लुओ हो का पीछा किया। बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चले। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।